रामपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। इसी गांव में राजू नाम का एक गरीब लेकिन मेहनती आदमी अपनी पत्नी राधा और बेटे सूरज के साथ रहता था। राजू एक मजदूर था जो गांव के बड़े सेठ धनराज के यहाँ सामान उठाने का काम करता था। अब बारिश का मौसम आ चुका था और धीरे धीरे बारिश ने अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया था। कुछ दिनों से गांव में बारिश का कहर बहुत ज्यादा बढ़ गया था। उसी बीच एक रात राजू के घर राजू, बहुत ज्यादा बारिश हो रही है। देखो, सूरज ठंड के मारे बुरी तरह कांप रहा है। अगर हमने कुछ नहीं किया तो यह बारिश और ठंड हमारी जान ही ले लेंगी। तुम सही कह रही हो राधा। ये बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही। ऊपर से हमारी झोपड़ी की छत भी टपक रही है। राजू, कुछ तो करो। हमारा बेटा इस तरह ठंड में कांप रहा है। मुझसे उसका दर्द देखा नहीं जा रहा। रुको राधा, मैं अभी कुछ करता हूँ। मैं अभी आग जला देता हूँ, क्योंकि अगर हमने आग ना जलाई तो हम ये रात नहीं निकाल पाएंगे। राजू आग जला लेता है और आग की तपिश से उन्हें कुछ राहत मिलती है, जिससे वे सो जाते हैं। सुबह होते ही राजू अपने काम पर निकल जाता है, लेकिन काम पर भी उसे अपने परिवार की चिंता लगातार सताए जा रही थी। क्यों ना मैं मालिक से कुछ पैसे मांग लूं? घर पर खाने को कुछ भी नहीं है। अगर मालिक कुछ पैसे उधार दे दें तो घर का खर्च चल जाएगा। यह सोचकर राजू अपने मालिक के पास पहुंच जाता है। मालिक, क्या आप मुझे कुछ पैसे उधार दे सकते हैं? मेरे घर पर खाने को कुछ भी नहीं है। घर में सबको भूखा सोना पड़ रहा है। अगर आज मदद नहीं मिली तो सच कह रहा हूँ, घर में चूल्हा तक नहीं जलेगा। अरे राजू, पिछले महीने भी तो तूने मुझसे उधार लिया था। अब तक उसकी रकम नहीं चुकाई। तू अब तक 3 बार मुझसे पैसे उधार ले चुका है और फिर से उधार मांगने आ गया। यह कब तक चलेगा? हर बार मजबूरी बताकर उधार ले लेता है। मालिक, मैं जानता हूँ कि मुझ पर पहले से उधार बाकी है, लेकिन हालात ऐसे हो गए हैं कि मदद मांगने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। बच्चे भूखे हैं, बीवी रो रही है और घर में दाने दाने की तंगी है। ठीक है राजू, काम खत्म करने के बाद मेरे पास आ जाना। मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा, लेकिन इस बार इसे आखिरी बार समझना और अगली बार वादा निभाना। राजू जल्दी से अपना काम खत्म करता है और सेठ जी से पैसे लेकर राशन लेने चला जाता है। जैसे ही राजू राशन की दुकान पर पहुंचता है, वहां कुछ लोग आपस में बातें कर रहे होते हैं। अरे राम भाई, आपने सुना कि इस बारिश कुछ ज्यादा ही भयानक होगी। हाँ केतन भाई, मैंने भी यही सुना है। लोग कह रहे हैं कि इस बार कुदरत का कहर बरसेगा और कई इलाकों में पानी ही पानी हो जाएगा। अरे राम भाई, पानी पानी क्या, मैंने तो यहाँ तक सुना है कि कच्चे घर और झोपड़ियां सब बह सकती हैं। नदी नाले उफान पर होंगे और लोगों को संभलने का भी मौका नहीं मिलेगा। सही कह रहे हो केतन भाई, इस बार की बारिश आम बारिश नहीं होगी। यह तबाही बनकर आएगी। खेत खलिहान सब जलमग्न हो जाएंगे। सड़कों पर पानी का समंदर होगा और कई जगह जनजीवन ठप पड़ जाएगा। राशन की दुकान पर राम और केतन की बातें सुनकर राजू बहुत डर जाता है। अरे राम भाई, ये आप कैसी बातें कर रहे हो? आप लोग तो किसी तरह बच ही जाओगे, लेकिन हम जैसे गरीबों पर क्या बीतेगी, ये कोई नहीं समझ सकता। मेरी झोपड़ी तो पहले से ही बहुत कमजोर है। अगर जैसा आप कह रहे हैं वैसी बारिश हुई तो मेरी झोपड़ी तो बह जाएगी और फिर हमारे पास सिर छुपाने का भी सहारा नहीं बचेगा। अरे राजू भाई, माफ करना, हम तो बस यूं ही बातें कर रहे थे। पर सच कहूं, तुम्हारी बात सुनकर तो दिल बैठ गया। सच में जब यह बारिश कहर बनकर टूटेगी तो सबसे ज्यादा मुसीबत गरीबों पर ही आएगी। हाँ राजू भाई, हमारे पास तो पक्के मकान हैं, सुरक्षित जगह है, लेकिन तुम्हारी झोपड़ी ही तुम्हारा पूरा आशियाना है। बस एक तेज हवा का झोंका और सब खत्म। यह सोचकर ही रूह कांप जाती है।
आप लोग तो बैठकर सिर्फ बातें कर सकते हो, पर हमारी सोचो, जिन्हें आज के खाने के लिए भी सोचना पड़ता है। ठीक कह रहे हो राजू भाई, इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी होता है उसका भूखा पेट। चलो जो भी हो, तुम बताओ तुम्हें क्या लेना है। बस मुझे थोड़ा आटा दे दो भाई। घर में बच्चे भूख से परेशान हैं। बारिश की चिंता बाद में करेंगे, पहले उनके लिए 2 वक्त की रोटी का इंतजाम करना है। राजू राशन की दुकान से आटा लेकर अपने घर लौट आता है। राधा, तुमने सुना? आज की रात बहुत खतरनाक होने वाली है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि इस बार की बारिश बहुत तेज होगी। हवाएं आंधी का रूप ले सकती हैं। हाँ राजू, मुझे भी डर लग रहा है। पिछली बार भी बारिश में छत टपकने लगी थी और इस बार तो हालात और भी खराब हैं। देखो राधा, हम परेशान होकर कुछ नहीं कर सकते। अभी इस पर बाद में सोचेंगे। इस वक्त मेरा पेट खाली है और जब पेट खाली होता है तो दिमाग सही से काम नहीं करता। तो पहले खाना लगाओ, उसके बाद बैठकर इस परेशानी का हल निकालेंगे। राधा सूरज और राजू दोनों को खाना दे देती है। दोनों खाना खाकर लेट जाते हैं। ऐसे ही देखते देखते कुछ दिन बीत जाते हैं और फिर एक रात जब राजू और उसकी पत्नी राधा सो रहे होते हैं, तभी बाहर आकाश में काले बादलों का साम्राज्य फैल जाता है। ठंडी हवाएं सिहरन पैदा करती हैं। बिजली की तेज रोशनी अंधेरे को चीरकर पल भर के लिए पूरी धरती को रोशन कर देती है। फिर अचानक एक जोरदार आवाज के साथ बिजली कड़कती है और सीधा राजू के घर पर गिरती है। बिजली गिरने के कारण उसकी छत पर दरारें आ जाती हैं, जिससे बारिश का पानी और तेजी से टपकने लगता है। इतनी तेज आवाज से राजू का पूरा परिवार डर कर उठ जाता है। हे ऊपर वाले, ये तूने हम पर कौन सा कहर बरपा दिया? पहले ही हम जिंदगी की मुश्किलों से जूझ रहे थे और अब यह नया तूफान। घर की दीवारें तो पहले ही कमजोर थीं, अब छत भी टपकने लगी है। लगता है हमारी किस्मत में सुकून लिखा ही नहीं। राजू, यह वक्त रोने का नहीं है, यह वक्त कुछ करने का है। इस बारिश के कारण हमारे घर की हालत बहुत खराब हो चुकी है। चारों तरफ से घर में पानी भर रहा है। अगर बारिश ऐसे ही चलती रही तो हमारी मुश्किलें और बढ़ जाएंगी। हमें कुछ करना होगा, नहीं तो हम सब बीमार पड़ जाएंगे। पापा, यह बारिश कब रुकेगी? मुझे बहुत डर लग रहा है, कहीं हमारा घर पूरा गिर न जाए। ये डरने का समय नहीं है सूरज बेटा, हमें मजबूती से खड़ा रहना होगा। आज की रात जैसे भी हो काटनी ही पड़ेगी, लेकिन सुबह होते ही मैं इस हालात से लड़ने का कोई ना कोई रास्ता निकालूंगा। ये बारिश हमें हरा नहीं सकती, हमें इस मुश्किल से बाहर निकलना ही होगा। किसी तरह वह रात गुजार लेते हैं और फिर अगली सुबह। राजू, अब और नहीं, हम इस घर में ज्यादा देर तक नहीं रुक सकते। छत टपक रही है, दीवारें कमजोर हो चुकी हैं। अगर फिर बारिश तेज हुई तो यह घर किसी भी वक्त गिर सकता है। हमें यहाँ से निकलना ही होगा। तुम बिल्कुल सही कह रही हो रेखा। अब यहाँ एक पल भी रुकना हमारी जान के लिए खतरा बन सकता है। लेकिन हमें जाने से पहले यह देखना होगा कि बाहर हालात कैसे हैं। मुझे सिर छुपाने के लिए कोई दूसरा ठिकाना देखना होगा। मैं जरा बाहर तक जा रहा हूँ। इस बारिश और तूफान के बीच जाकर देखता हूँ कि कोई मदद मिल सकती है क्या। राजू अपने घर से निकलकर जैसे ही गांव के मंदिर के पास पहुंचता है, वह देखता है कि वहां पर एक बड़ा सेठ कंबल बांट रहा होता है। राजू भी कंबल लेने चला जाता है। सेठ जी, मैं बहुत ही गरीब हूँ। मेरे ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। कल रात की तेज बारिश ने मेरी झोपड़ी में जगह जगह छेद कर दिए हैं। अब मेरे पास सिर छुपाने की भी जगह नहीं है। ठंड से मेरा बच्चा कांप रहा है। पत्नी भूख के मारे परेशान है। मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, मेरी मदद कीजिए। अरे भाई, चिंता मत करो, ऊपर वाले का दिया बहुत कुछ है, और अगर यही धन जरूरतमंदों के काम ना आए तो इसका क्या फायदा। हम यह कंबल बांटने के लिए ही लाए हैं, ताकि इस बारिश और ठंड में कोई गरीब परेशान ना हो। तुम्हारी हालत देखकर मैं समझ सकता हूँ कि तुम्हें इनकी सबसे ज्यादा जरूरत है।
लो 2 नहीं बल्कि 3 कंबल ले जाओ ताकि तुम्हारे बच्चे भी ठंड से बच सकें। अगर और किसी चीज की जरूरत हो तो बेहिचक बताना। राजू सेठ जी के पास से कंबल लेकर अपने घर लौट आता है। राधा, तुम यकीन नहीं मानोगी, मुझे सिर छुपाने की जगह तो नहीं मिली, परंतु मैं कंबल तो लेकर आ गया हूँ। लेकिन हम इस खंडहर जैसे घर में कैसे रहेंगे? जरा देखो, इसकी दीवारें आधी गिर चुकी हैं, छत जगह जगह से टपक रही है। हमें कोई और ठिकाना ढूंढना चाहिए। बिरजू, डरने की जरूरत नहीं है। यह घर टूटा जरूर है, लेकिन इसे फिर से खड़ा किया जा सकता है। हमने इससे भी बुरे हालात देखे हैं। हर बार हम डट कर खड़े हुए हैं। इस बार भी हार नहीं मानेंगे। लेकिन रेखा, हमारे पास ना लकड़ियां हैं, ना कोई सामान और ना ही कोई मदद। ये जगह हमें ठंड और बारिश से नहीं बचा पाएगी। हम सब कुछ नहीं तो थोड़ा बहुत तो कर सकते हैं। देखो, यह कंबल जो तुम लाए हो, हम इसे छत पर डाल देंगे ताकि बारिश अंदर ना आ सके। मैं अंदर से कुछ टूटी लकड़ियां और ईंटें इकट्ठा कर लूंगी। हम दोनों मिलकर इस घर को थोड़ा थोड़ा करके ठीक कर लेंगे। देखते देखते कुछ और दिन बीत जाते हैं। बिरजू और रेखा किसी तरह छोटी मोटी सामग्री जमा करके अपने घर की मरम्मत कर लेते हैं। परंतु घर की मरम्मत करने के चक्कर में बिरजू कुछ दिनों से अपने काम पर नहीं गया था। फिर एक सुबह जब रेखा और बिरजू आपस में बात कर रहे होते हैं कि तभी बिरजू का सेठ वहां आ जाता है। सुन बिरजू, तुझे याद है या नहीं, तूने कुछ दिन पहले मुझसे पैसे उधार लिए थे। तूने कहा था कि समय पर लौटा देगा, लेकिन आज तक तूने एक पैसा भी वापस नहीं किया। मैं कोई दान पुण्य का धंधा नहीं करता। सेठ जी, मेरी मजबूरी समझिए। मेरा घर पूरी तरह उजड़ गया है। बारिश में छत टपकने लगी थी, दीवारें गिरने की कगार पर थीं। इस मुसीबत में मैंने और मेरी पत्नी ने जैसे तैसे टूटी फूटी चीजें जोड़कर छत बनाई ताकि बच्चों को भीगने से बचा सकूं। इसी वजह से मैं आपके यहाँ काम पर भी नहीं आ सका। अब आप ही बताइए, जब पास में कुछ भी नहीं बचा तो पैसे कहाँ से लाऊं? पर मैं वादा करता हूँ, सेठ जी, हालात जैसे ही बेहतर होंगे आपका एक एक रुपया चुका दूंगा, चाहे दिन रात मेहनत क्यों ना करनी पड़े। हाँ, वक्त दे दूं। और तू क्या समझता है, मैं तेरा कोई रिश्तेदार हूं जो तुझे यूं ही वक्त पर वक्त देता रहूं? मैंने तेरा ठेका नहीं ले रखा बिरजू। अब तू काम पर भी नहीं आ रहा तो मेरा नुकसान कौन भरेगा? इसीलिए मैंने फैसला किया है कि आज से तेरे घर की यह जमीन मेरी हुई। सेठ जी, ऐसा मत कीजिए। अगर आपने मेरी यह जमीन छीन ली तो मैं और मेरा परिवार कहाँ जाएंगे? ये बारिश हमें मार डालेगी। सेठ जी, हम बर्बाद हो जाएंगे। आपके पास तो बहुत धन दौलत है, कृपा करिए मुझ पर। यह सब मैं नहीं जानता बिरजू। जब तुझे उधार दिया था तब मैंने तुझसे ये सब बहाने सुनने का वादा नहीं किया था। अगर तुझे अपना घर बचाना है तो कल तक मेरा उधार चुका देना, वरना अब ये घर मेरा हुआ। इतना कहकर सेठ वहां से चला जाता है। अब हम सेठ जी के पैसे कहाँ से देंगे रेखा? कुछ भी समझ नहीं आ रहा। हमारे पास कुछ बचा ही नहीं है। अगर हमने कल तक पैसे नहीं चुकाए तो सेठ जी हमारा घर भी छीन लेंगे। हम ऐसी बारिश में कहाँ जाएंगे? बिरजू, परेशान मत हो। जब तक हम दोनों साथ हैं, कोई भी मुश्किल हमें हरा नहीं सकती। देखो, मेरे यह सोने के कड़े इन्हें बेच दो। कम से कम सेठ जी का कर्ज तो उतर जाएगा और जो थोड़ा बहुत बचेगा उससे हम अपने घर की कुछ मरम्मत भी कर लेंगे। नहीं रेखा, तुम कहीं पागल तो नहीं हो गई हो? ये तुम क्या कह रही हो? ये कड़े तो तुम्हें तुम्हारे पिताजी ने दिए थे। ये उनकी आखिरी निशानी है। मैं तुम्हें इन्हें बेचने नहीं दूंगा। हमें पहले भी इससे ज्यादा बुरे हालातों का सामना करना पड़ा है। नहीं बिरजू, कोई लेकिन नहीं। ये कड़े किसी शौक के लिए नहीं, बल्कि हमारी जरूरत के लिए जा रहे हैं। और सुनो, जब समय बदलेगा हम इन्हें फिर से वापस ले आएंगे। लेकिन अभी इन्हें रखना हमारी मूर्खता होगी। लो, इसे ले जाओ और सेठ जी के पैसे चुका दो। बिरजू रेखा के खड़े लेकर सुनार के पास जाता है बेचने के लिए। अरे बिरजू भाई,
कैसे आना हुआ? बड़े दिनों बाद दिखाई दिए। क्या काम है? धनी भाई, यह कड़े बेचने आया हूँ। देखिए कितने के बिक सकते हैं। अरे बिरजू, ये तो बहुत पुराने जमाने का सोना है। अच्छा माल है, लेकिन तुम तो जानते हो बाजार में भाव गिर रहे हैं। मैं तुम्हें इसके 1,000 रुपये दे सकता हूँ। क्या? सिर्फ 1,000 रुपये धनी भाई? ये तो शुद्ध सोना है। मेरी पत्नी के मायके से मिला था। इसमें वजन भी अच्छा है। कम से कम इसका सही दाम तो लगाइए। देखो बिरजू, मैं तुम्हें बेवकूफ नहीं बना रहा। बाजार की हालत तुमसे छुपी नहीं है। इस समय कोई ज्यादा दाम नहीं देगा। हाँ, अगर तुम्हें कहीं और ज्यादा मिल रहा हो तो जा सकते हो, लेकिन मैं जानता हूं कि तुम जल्दी में हो और तुम्हें पैसे अभी चाहिए। अब बताओ, सौदा पक्का करे। ठीक है धनी भाई, आप ही ये कड़े ले लीजिए और मुझे पैसे दे दीजिए। बिरजू धनी से पैसे लेकर सेठ जी को देने चला जाता है। बिरजू सेठ जी को पैसे दे देता है और अपने घर की ओर निकल पड़ता है। सेठ जी, यह बिरजू तो आपका पूरा उधार चुका गया। अब आप उसकी जमीन कैसे हड़पेंगे? अब तो कोई बहाना भी नहीं बचा। अरे राजू, अभी मेरा एक खेल खत्म हुआ है। अभी असली खेल तो बाकी है। सीधे तरीके से कोई जमीन थोड़ी छोड़ता है। मैंने कुछ ऐसा सोच रखा है कि बिरजू खुद ही गांव छोड़ने पर मजबूर हो जाएगा। कैसे सेठ जी, मुझे भी कुछ बताइए। तुम्हें पूरे गांव में यह अफवाह फैला देनी है कि बिरजू श्रापित है। जब तक वह गांव में रहेगा, तब तक गांव की बर्बादी तय है। बारिश की हर बूंद गांव को डूबा देगी और इसका जिम्मेदार बस बिरजू होगा। और यदि यह तू गांव के ऐसे लोगों के बीच में कहेगा जो इस बात को आग की तरह फैला दे, तो हमारा काम और जल्दी हो जाएगा। और यदि हमें कुछ लोगों को पैसे देने पड़े तो हम वह भी करेंगे। बस तू सोच और इस बात को फैला दे। सेठ जी, आप तो बड़े ही चतुर निकले। यह अफवाह पूरे गांव में आग की तरह फैलेगी। लोग खुद ही उसे गांव से बाहर निकाल देंगे। और मुझे कुछ लोग पता भी है जो खाली पंचायत करने में अपना दिन गुजार देते हैं। बस यही तो मेरा असली दिमाग है। बिरजू गांव छोड़कर जाएगा और उसकी जमीन हमारी हो जाएगी। यहाँ बिरजू का सेठ उसकी जमीन हड़पने के फिराक में था और वहाँ बिरजू सेठ का कर्ज उतार कर खुश हो रहा था। रेखा, मैं सेठ जी के सारे पैसे चुका चुका हूँ। अब हमारा उन पर कोई कर्ज नहीं रहा। और हाँ, गिरिधर जी के भी कुछ पैसे दे आया हूँ। बस जो थोड़े पैसे बचे हैं, उनसे मैं सोच रहा हूँ कि बारिश फिर से अपनी तेजी पकड़ ले। उससे पहले घर के लिए खाने पीने का सामान इकट्ठा कर लूं और छत की मरम्मत कर दूं। सच कह रहे हो बिरजू, अब हमारे सिर पर सेठ जी का कोई बोझ नहीं रहा। हाँ रेखा, अब कोई हमें कर्जदार कहकर नीचा नहीं दिखा सकता। लेकिन अभी हमें सोच समझकर कदम उठाना होगा। बारिश का मौसम है, कब मूसलाधार बारिश आ जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। गांव के लोग कहते हैं कि जल्दी ही बारिश बहुत खतरनाक होगी। इसलिए जो पैसे बचे हैं, उनसे घर की मरम्मत जल्द से जल्द करनी होगी। तुम ठीक कह रहे हो बिरजू, लेकिन बाहर के हालात देखे हैं। हवा तेज हो रही है, बिजली चमक रही है और कभी भी जोर की बारिश हो सकती है। ऐसे में बाहर जाना ठीक रहेगा क्या? कुछ ही देर बाद देखते ही देखते बारिश पूरे गांव पर कहर बनकर टूट पड़ती है। घरों की छतें टपकने लगती हैं। नदियों का जल स्तर बढ़कर किनारों को तोड़ने लगता है। इस भयंकर बारिश को गिरता देख बिरजू के सेठ का नौकर राजू झूठी अफवाह फैलाने निकल पड़ता है और आकर केतन और राम से मिलता है। अरे भाई, ऐसी बारिश तो मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखी। चारों तरफ पानी ही पानी है। अगर यह बारिश यूं ही जारी रही तो पूरा गांव डूब जाएगा। हाँ भाई, बात तो तुम्हारी सही है। हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं, लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं? यह बारिश तो जैसे कहर बनकर टूटी है। तुम लोग इस बारिश के कहर को देख रहे हो, पर तुम लोग जानते हो यह बारिश किसी आम वजह से नहीं हो रही है। क्या मतलब? कैसी बातें कर रहे हो राजू? साफ साफ बताऊं। अरे, मैंने यह उड़ती उड़ती बात सुनी है कि यह बारिश बिरजू की वजह से हो रही है। बिरजू, वो तो हमारे गांव का ही रहने वाला है।
बेचारा सीधा साधा व्यक्ति है, भला उसकी वजह से बारिश कैसे हो सकती है? तुम लोग शायद नहीं जानते, लेकिन मैंने सुना है कि बिरजू श्रापित है। जब तक वह इस गांव में रहेगा तब तक यह बारिश थमने का नाम नहीं लेगी। ये तुम कैसी अंधविश्वास वाली बातें कर रहे हो राजू? अंधविश्वास नहीं, सच्चाई कह रहा हूँ। बुजुर्गों ने कहा था कि अगर गांव में किसी के घर पर बिजली गिरी और यदि उस घर के लोगों को गांव में रहने दिया तो कुदरत का कहर इस तरह बरसेगा कि पूरा गांव तबाह हो जाएगा। और देख लो, यही हो रहा है। तुम लोगों को पता है ना कि बिरजू के घर पर बिजली गिरी थी कुछ दिनों पहले। फिर क्या था? यह बात पूरे गांव में आग की तरह फैल जाती है और फिर सभी गांव वाले बिरजू के घर की ओर जाते हैं ताकि उसके पूरे परिवार को गांव से निकाल सके। बिरजू, अब यह गांव तुम्हें और सहन नहीं कर सकता। हम सबको पता चल चुका है कि यह अनवरत बारिश तुम्हारी वजह से हो रही है। तुम श्रापित हो और तुम्हारी वजह से पूरा गांव संकट में पड़ गया है। नहीं मुखिया काका, ऐसा मत कहिए। मैं कोई श्रापित नहीं हूँ। मैं तो बस इस गांव का एक साधारण निवासी हूँ। यह बारिश तो ऊपर वाले की मर्जी है। अगर उसने चाहा तो सूरज भी निकलेगा, खेत भी लहलाएंगे। इसमें मेरा क्या दोष? झूठ मत बोल बिरजू। जब से तेरे घर पर बिजली गिरी है तब से यह बारिश थमने का नाम नहीं ले रही। खेत पानी में डूब चुके हैं, घर गिर रहे हैं, जानवर मर रहे हैं और तू कह रहा है कि यह तेरा दोष नहीं। हाँ, बिरजू को गांव से निकालो, यह श्रापित है। नहीं नहीं, ऐसा मत कीजिए। अगर आपने मुझे गांव से निकाल दिया तो मैं कहाँ जाऊंगा? मेरा एक छोटा सा बच्चा भी है। हम इस मूसलाधार बारिश में मर जाएंगे। क्या आपकी इंसानियत इतनी मर चुकी है कि एक बेसहारा आदमी और उसके बच्चे को इस तबाही में धकेल देंगे? बिरजू, हम जानते हैं कि यह निर्णय कठोर है, लेकिन हमें अपने परिवार और गांव की भलाई के लिए यह कदम उठाना ही होगा। अगर तू यहाँ रहा तो ना जाने और कितनी आफतें टूट पड़ेंगी। तो क्या यह न्याय है काका? इतने सालों तक मैंने इस गांव के लिए मेहनत की, सबका साथ दिया, कभी किसी का अहित नहीं चाहा, और आज जब मुसीबत आई तो तुम लोग मुझे पराया कर रहे हो। हम कोई जोखिम नहीं उठा सकते। या तो तू खुद चला जा या फिर हमें मजबूरन कोई और रास्ता अपनाना पड़ेगा।